क्या आपकी तबीयत कैसी है मैम? सब बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। अब डेली क्लास होगा आप लोगों का। हाँ क्या हो गया था? अच्छा, आपको पता ही नहीं अब तक? बीमार थी ये। सेम, अभी तो एक ही वजह से बीमार हो रहे हैं लोग, कोविड पॉजिटिव। और क्या? मॉर्निंग मैम। अभी ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल। आप लोग अपना बहुत अच्छे से, भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखिए, ठीक है? अभी बहुत ज्यादा दिक्कत है बाहर। क्या इतने दिन छुट्टी में किए क्या आप लोग? रिवीजन वगैरह तो नहीं हो रहा होगा? मैम हम किए हैं। वेरी गुड। और बाकी लोग? यस मैम कुछ किए पूछना? हैं। छोड़ के गए थे फेमा में, है ना? यस मैम। यस फेमा मैम। खत्म हो चुका था, पूरा खत्म हो चुका था। नो मैम, सेक्शन 10 लिखवा रहे थे। सेक्शन 10 मेरे हो ख्याल गया से था। आप लोग के बैच में तो पूरा हो गया था फेमा। एडमिनिस्ट्रेटिव मैम वाला लिखिए थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेमा एक्ट। तो रेस्ट्रिक्शंस बस था वहीं मैम, तक है सारा ही। सेक्शन हो गया था। एडमिनिस्ट्रेशन वाला हो गया था ना, कि आरबीआई एडमिनिस्ट्रेशन करती है विद कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फेमा खत्म हो गया था, यहीं तक है फेमा। सब लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग शुरू करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन हमेशा की तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुरू करने से पहले कहाँ तक आप लोग किए हैं, फेमा का कितना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बताइए, तभी नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। मुस्कान, यस मैम। रोल 13। थोड़ा बताइए क्या क्या बताया गया था आपको फेमा के बारे में। सबसे पहले फेमा का बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड में क्या क्या बताया गया था, मतलब। हाँ मुस्कान। मैम ये फेरा फेरा था जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, जो 1973 में आया था। और ये ना मतलब डायरेक्ट जेल था इसमें, मतलब कोई भी माफ नहीं किया जाता था। इसी के बाद वो फेमा आया था, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था, जो 29 दिसंबर 99 को आया था, लेकिन पब्लिश किया गया था 1 जून 2000 में। और इसमें इनफोर्स हुआ था, इनफोर्स हुआ था। कोर्स हुआ था। और ये पब्लिश अटल हुआ था, बिहारी वाजपेयी, ये नहीं है। हाँ ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट था उस टाइम में। और ये मॉनेटरी पेनल्टी था इसमें। और वो क्या कहते फेरा है, फेरा ये इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था। और इसमें फेरा और फेमा, फेरा में 81 सेक्शन थे और फेमा में 49 सेक्शन थे। और ड्रैकोनियन एक्ट किसको बोला जाता है, फेरा को या फेमा को? मैम क्या? ड्रैकोनियन एक्ट किसको बोला जाता है, या मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉ किसको बोला जाता है? मैम फेरा। फेरा को। मैम फेरा ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्ट था। ठीक है। और पीआरआई का डेफिनेशन क्या है, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन क्या है? पीआरआई मैम जो पर्सन किसी फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज का ट्रांजैक्शन करता है उसको पीआरआई कहेंगे। हाँ 182 डेज से अधिक अगर रहता है तो अधिक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, किसी फाइनेंशियल ईयर नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जब ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई अगर 182 डेज तक रह रहा है इंडिया में, तो वो कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। और एप्लीकेबिलिटी क्या क्या बताया गया था, मतलब किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा फेमा? स्कोप वाला पोर्शन देखिए, स्कोप वाला पोर्शन देखिए, जहाँ स्कोप लिखाया गया था। applicable Yes, to ma'am. Applicable to whole of India, all branches and offices, agencies of India, owned or controlled by person resident in India. Any transaction committed outside India by person to whom the act applies. ठीक है, यानी एक तो होल ऑफ इंडिया है ही। अब मान लीजिए, देखिए ये तो आपको एप्लीकेबिलिटी आप रीड आउट कर लिए। अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछे, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं टाटा मोटर ने एक्वायर किया जैगुआर और लैंड रोवर, लैंड रोवर और जैगुआर बाहर की कंपनी है, टाटा इंडियन कंपनी है, ठीक है। अब एक्वायर हो गया
तो क्या जैगुआर और लैंड रोवर इन दोनों के ऊपर भी फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा? नो मैम, अगर बाहर का है तो बाहर का सेकंड पॉइंट पढ़िए। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है? कोई भी ब्रांच और ऑफिस यस मैम, होगा अगर मैम। कंट्रोल्ड Yes, बाय ma'am, yes, इंडियन है, पर्सन, Ma'am, यस मैम, होगा। यस इन मैम, शॉर्ट बस याद रखिए, हाँ मैम इन ये शॉर्ट आप टाटा याद टाटा रखिए। ओन कर रहा है ना इसको। अगर हाँ ओन तो कर रहा है कंट्रोल हो मैम गया तो इंडियन होगा। स्टार्ट, यस मैम, बिल्कुल। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, चाहे बाहर की कंपनी अगर यहाँ है और वो कंट्रोल हो रहा है इंडियन के द्वारा, इंडियन ठीक है, तो अगेन फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोल करने वाला कौन है। अगर कंट्रोल करने वाला पीआरआई है तो वहां पे फेमा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, आप लोग का सही है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, लेकिन शुरू करने से पहले आपको थोड़ा मैं बता दूं, आपका जो बुक है उसमें पुराना डेटा गिवन है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे अभी आईडीबीआई हम लोग फिक्की ये सब डिस्कशन करेंगे, तो बाकी तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा कि करंट सीईओ कौन है, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आता है ना, तो ये सब अगर आप डेटा डालेंगे मतलब समझा जाएगा कि बच्चा अपडेटेड है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, राइट, सीईओ वगैरह चेंज हो सकते हैं, ये हमेशा आप अपडेट करके जाइएगा। तो सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको पढ़ना है, कॉपी पेन खोल करके बैठिए और शुरू हो जाइए। नया टॉपिक, नया चैप्टर क्या, आप लोगों के बुक में तो फेमा के अंदर ही ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो टॉपिक है आप लोगों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहला आप लोग को दे रखा है आईडीबीआई। आईडीबीआई लिखिए, आईडीबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए, इसका नाम ही बता रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम ही बता रहा है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो बैंक हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हम लोग ये देख रहे थे कि जब 1991 के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद हम लोग, या इवन मतलब आजादी के बाद ही हम लोग ये देख रहे थे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी कंट्री के जीडीपी वगैरह को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो इंडस्ट्री पे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी के लिए इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ? तो 1 जुलाई 1964 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया था। 1 जुलाई 1964 में, लिख लीजिए, established in 1 जुलाई 1964। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1964 में, ये था सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तो आईडीबीआई एक सब्सिडियरी था किसका? आरबीआई का। उसके बाद पास ऑन कर दिया गया लगभग 1976 के अराउंड, उसको पास ऑन कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। तो आप लिखेंगे, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मंजीत, कोई दिक्कत? इस बीच कवर अप किए आप अपना जो कुछ छूटा हुआ था? अभी नोट्स बनाए हैं मैम। हाँ, प्रोग्रेस कुछ हुआ कि नहीं? कहाँ मैम समझ में आ रहा है? नहीं तो प्रोग्रेस, पिछला नहीं, सब नोट्स की तरह कंप्लीट किए, समझाना तो मेरा काम है। नोट्स कंप्लीट किए कि नहीं कि मैं बीमारी पड़ी Yes, तो आप ma'am. लोग भी एकदम फुल स्टॉप हो गए थे पूरा। मैं तो बोली थी आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर खत्म होने के बाद सिलेबस हम लोग फिर से रिकैप करेंगे। बीसीए वाले को टेंशन नहीं लेना है, तो पहले बोला गया था, बस आप लोग अब नोट्स अपना अपडेट कर लीजिए, ठीक है। अब क्लास कंटिन्यू रहेगा, हार्डली 1-2 वीक में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो अभी आपका बड़ा चैप्टर है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, बाकी एग्जिट पॉलिसी और लेबर लॉ वगैरह, लेबर रिलेशन है ना लास्ट चैप्टर, तो एकदम छोटा चैप्टर है। अगर आप देखेंगे तो 2-2 पेज का चैप्टर है, बस खत्म। तो जो टाइम लगना है आप लोगों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में टाइम लगना है, ठीक है। आरबीआई में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी वो दो चैप्टर जो लास्ट में बचा है वो तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे। रिवीजन इन द सेंस, पहले हम लोग अपना रिकैप कर लेंगे, यानी तो जो बच्चे पहले से हैं पढ़ रहे हैं वो लोग प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग रेगुलर रहिए, अब से आज से कंटिन्यू रहेगा क्लास। नोट्स बस कंप्लीट कर Yes, लीजिए ma'am. सब लोग,
जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं बीसीए वाले। हाँ, तो कहाँ थे? एस्टैब्लिश एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये लिख लिए। Yes. एंड एज सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई Establish of एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बोल के म्यूट कर लीजिए। एस्टैब्लिश एज एन एक्ट ऑफ And के बाद पार्लियामेंट एंड एज अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई एंड एज अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। हो गया। एज अ कॉमा देखिए, एज अ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज अ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिए। कुणाल कुमार अपनी क्लास का है? हाँ, no मैम। तो ये कुणाल कुमार रोल 34 कौन आ गया? 34 तो संजीव ठाकुर है। तन्नु प्रिया है यहाँ पे। यस मैम, संजीव ठाकुर। ठीक है, आगे बढ़िए। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र लिख लिए। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। और अभी प्रेजेंट एमडी और सीईओ हैं मिस्टर राकेश शर्मा। एमडी सीईओ मिस्टर राकेश शर्मा। और एग्जाम से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ये सब अगर डेटा डालते हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा होता है। एमडी क्या बोले सीईओ हैं मैम? मिस्टर राकेश शर्मा। सीईओ हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है? एमडी एंड सीईओ है मिस्टर राकेश शर्मा। हो गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, किस पर्पस से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो इसका नाम ही बता रहा है कि इंडस्ट्री को क्रेडिट देने के लिए, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव, फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट, फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड प्रोवाइडिंग डेवलपमेंटल क्रेडिट। हाँ, फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट। मैम फिर से बोलिए। फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट, क्रेडिट होता है कर्ज देना, ठीक है? अगर कर्ज वगैरह किसी इंडस्ट्री को चाहिए, लोन वगैरह चाहिए, तो वो प्रोवाइड करेगी ये बैंक। फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड प्रोवाइडिंग डेवलपमेंटल रिलेटेड assistance to the industry sector of India, हो गया। अब आगे बढ़िए इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखेंगे, एक तो इंट्रोडक्शन में वो सारा लाइन जो ऊपर आप लिखे हैं कि ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन क्या, जब उसका जन्म हुआ तब से हम लिखते हैं। तो फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि एस्टैब्लिश एट, थोड़ा गैप आप दे दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। जो फर्स्ट लाइन आपको लिखवाया गया वो इस तरीके से आप शुरू करेंगे, established at 1st July 1964 as an act of parliament, as a subsidiary of RBI and as a developmental financial institution, ठीक है? ये आपका फर्स्ट लाइन होगा, गैप छोड़ दीजिए, बाद में लिखिएगा। और फिर 76 में क्या हुआ? सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई मतलब क्या? सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई के बाद क्या बोले? मतलब आरबीआई का सब्सिडियरी याद करिए, कंपनीज एक्ट हम लोग जब डिस्कशन किए थे, सब्सिडियरी कंपनी किसको बोलते हैं?
सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये सारा कुछ तो बताया हुआ है कंपनीज तो एक्ट में। जुड़ा हुआ रहता है। इसका own करते जुड़ा हुआ तो उसी को सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। ऑप्शनल ही यहाँ से तो रहता आप है लोग से मैम। चाहिए था कितना % शेयर होना चाहिए? 99 50%, 51% 50% से अधिक अगर शेयर है तो उसको शेयर हम है सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। 50% से अगर कम 22% है तो उसको हम तो एसोसिएट कंपनी कहते हैं। कंपनी 20% से अधिक और 50 से अगर कम है तो वो एसोसिएट कंपनी कहलाता है। ये सारा चीज हम लोग कंपनीज लॉ में डिस्कशन कर लिए है ना। तो ये आंसर तो आपसे मिलना चाहिए, जो चीज पढ़ाई हो गया उसका आंसर आप लोग देंगे। सब्सिडियरी कंपनी समझ आ गया, तो पहले आरबीआई की सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। तो ये लाइन आप लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन अब आप लिखेंगे फरवरी 1976 में। फरवरी 1976 में फिर आईडीबीआई को, या लिखिए आईडीबीआई कंस्टिट्यूटेड इन फरवरी 1976। आईडीबीआई कंस्टिट्यूटेड as an autonomous body, as an autonomous body। autonomous body का मतलब क्या हुआ? तो सेल्फ इंडिपेंडेंस मिल गया Governing। हाँ, Separate हो आउटसाइडर का कंट्रोल अब हट गया, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बुलेट पॉइंट दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। बुलेट पॉइंट देते जाइए, नेक्स्ट पॉइंट लिखते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है एज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एज एन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एक्ट 2003, as an industrial development bank act 2003, IDBI gets its status as IDBI Limited। IDBI Limited, ठीक है। उसके बाद वो अलग एक कंपनी स्टैब्लिश हो गई IDBI लिमिटेड के नाम पे। याद है हम लोग पब्लिक और प्राइवेट जब डिस्कशन किए थे, लिमिटेड लास्ट में लगता है तो क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड लास्ट में लगता है LTD, प्राइवेट है ना। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, PVT LTD, ठीक है। पब्लिक अगर है LTD। आगे बढ़िए, की पॉइंट, ये अभी 10th लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है पूरे वर्ल्ड की। इट इज अ 10th लार्जेस्ट डेवलपमेंटल बैंक इन द वर्ल्ड। 10th largest development bank in the world। और अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? LIC एक्वायर की हुई है इसका शेयर, ठीक है। तो वो लिखिए LIC एक्वायर्ड 51% स्टेक, 51% स्टेक in IDBI बैंक। कब एक्वायर की थी? जनवरी 2000। मैम क्या? स्टेक मींस स्टॉक, स्टेक 51% जो लिखा है स्टॉक। हाँ शेयर, ठीक है। कितना एक्वायर की थी इन IDBI बैंक? कब की थी? जनवरी 2019 में। जनवरी 2019। अब IDBI की सब्सिडियरी कौन कौन सी है वो देख लीजिए, लिख लीजिए। IDBI सब्सिडियरी कौन कौन है लिख लीजिए। टॉपिक आपका रहेगा सब्सिडियरीज। सब्सिडियरीज SUBSIDIARIES सब्सिडियरीज, ठीक है। तो सबसे पहला है IDBI कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी। IDBI कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज। मैम प्लीज रिपीट इट अगेन। IDBI कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाला कौन? कौन? सेबी। चलिए, सब कुछ याद है आप लोगों को। सेबी का फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज। शाबाश, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे।
आगे बढ़िए। नेक्स्ट सब्सिडियरी है आईडीबीआई इनटेक। आईडीबीआई इनटेक, INTECH, इनटेक। नेक्स्ट है आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट। तीसरा सब्सिडियरी है एसेट मैनेजमेंट, आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, TRUSTEE कंपनी। नेक्स्ट है आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और एक सर्विस देने वाली भी कंपनी है आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज। तो ये है आप लोगों का सब्सिडियरीज। क्या है? हो गया। आईडीबीआई ट्रस्टी, ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप सर्विस, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज, सर्विसेज आर लास्ट में ES दे दीजिएगा। म्यूट कर लीजिए संदीप। अब आइए फंक्शंस में। मैम 4 क्या था? बताइए फोर्थ मुस्कान। आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी। इंडस्ट्री का। ठीक है, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी। हो गया। अब आगे लिखिए आप लोग फंक्शंस, यानी अब इसका फंक्शन क्या क्या है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका काम क्या क्या है, क्या क्या काम करती है, वो लिखते जाइए पॉइंट वाइज। सबसे पहला तो भाई लोन सबका सबसे मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी बेसिस होता है। मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने का काम इसका है, तो वो लिख लीजिए। इट प्रोवाइड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, इट प्रोवाइड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन, और दोनों फॉर्म में, इंडियन रुपी के फॉर्म में भी और फॉरेन करेंसी के फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में देती है। तो बोथ इन इंडियन रुपीज एंड फॉरेन करेंसी, इट प्रोवाइड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन बोथ इन इंडियन रुपीज एंड फॉरेन करेंसी। मंजीत, समझने में कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, नो मैम। और कौन है BCA वाले? और दो थे ना? सूरज थे, मोहित, मोहित मैम है अभी कि नहीं? फॉरेन करेंसी कौन लेता होगा, बाहर वाला है ना? क्या क्या? हाँ, फॉरेन फॉरेन करेंसी करेंसी आउट ऑफ फेमा पढ़ के, इंडिया। हाँ हाँ फेमा पढ़ के अभी तुरंत उठे हैं। ठीक है, BCA वाले आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। मोहित है ओके यहाँ पे? मैम, यस मैम। मोहित कोई और दिक्कत नहीं सूरज। ना? नो मैम। ठीक है, सूरज को भी कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ये तो कॉमन है ना, बैंक वगैरह जो स्टैब्लिश हुए तो हम अपने आसपास भी देख रहे हैं, उसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा फैक्चुअल डेटा था। काम क्या है भाई, कोई भी बैंक का मेन मकसद होता है लोन देना, वो आप लिख लिए। अब आगे फंक्शन लिखिए, गारंटिंग टर्म लोन, गारंटिंग टर्म लोन। ठीक है, गारंटिंग टर्म लोन क्या होता है मैम? टर्म लोन हो गया वन टाइम लोन जो मिलता है हम लोगों को, उसको टर्म लोन कहते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार में एक मुश्त मिल गया, उसको टर्म लोन कहते हैं। ठीक है, मैम स्टूडेंट वेटिंग। वेटिंग में कौन है? नहीं, वेटिंग में यहाँ कोई नहीं है। वेटिंग आएगा तो स्क्रीन पे दिखेगा ही, अभी कोई नहीं है। आगे लिखिए, प्रोवाइड रीफाइनेंस असिस्टेंस,
प्रोवाइडिंग, या एक और टर्म जैसे टर्म इंश्योरेंस वगैरह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, हम 1 साल के लिए इंश्योरेंस लिए, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आप और बेटर समझेंगे। टर्म इंश्योरेंस लिए हुए हैं आप लोग तो नहीं, मतलब पेरेंट्स वगैरह लिए होंगे। हाँ, नो आइडिया। वही होता है, साल में एक बार हम लेते हैं, दैट्स इट, फिर खत्म। ठीक है, उसको हम लोग टर्म लोन कहते हैं। एक बार ही हम पे करना है, उसके बाद खत्म हो जाता है। आई बात समझ में? उसको हम लोग टर्म कहते हैं। आगे बढ़िए। प्रोवाइड रीफाइनेंस असिस्टेंस, प्रोवाइड रीफाइनेंस असिस्टेंस। ठीक है, अगर वापस से और बिजनेस को हमको और ग्रो करना है तो फिर से रीफाइनेंस लिखा हुआ है ना, तो फिर से हम फाइनेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रोवाइड करेगा। आगे लिखिए, प्रोवाइड इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। जब इंडस्ट्री सेटअप होती है, कुछ इक्विपमेंट चाहिए होता है, इक्विपमेंट के लिए भी फाइनेंस आपको प्रोवाइड हो जाता है यहाँ से। प्रोवाइड इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। इक्विपमेंट मतलब क्या हुआ, कोई मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, उसको हम इक्विपमेंट बोलते हैं। आगे बढ़िए। प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ, प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अंडरराइटिंग, underwriting and by direct subscription। अब अंडरराइटिंग क्या होता है ये आप लोग बताएंगे। अंडरराइटिंग डिस्कशन हो चुका है क्लास में, और कौन से चैप्टर में हुआ था? हाँ, लास्ट पॉइंट फिर से बोलिए। लास्ट पॉइंट था प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अंडरराइटिंग एंड बाय डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन। हो गया? यस सर। अब बताइए सौरभ, आप ही बताइए अंडरराइटिंग का मतलब। अंडरराइटिंग में हम जो रजिस्टर करवाता है ना कंपनी, जो रिस्क को एवेल्युएट करता है मैम, जो भी रिस्क को एवेल्युएट करता है। वेरी गुड, रिस्क को इवैल्यूएट जो करता है उसको हम अंडरराइटर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑपरेटिंग, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑपरेटिंग। गारंटी वन, गारंटिंग टर्म लोन के बाद क्या है मैम? टर्म लोन के बाद 2-3 पॉइंट हो चुका है। प्रोवाइड रीफाइनेंस असिस्टेंस, ठीक है, बता दे रही हैं। प्रोवाइड रीफाइनेंस असिस्टेंस, रीफाइनेंस असिस्टेंस, फिर प्रोवाइड इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, फिर असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ अंडरराइटिंग, assistance in the form of underwriting and direct subscription। हो गया? इनडायरेक्ट सब्सक्रिप्शन स्टेजेस हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सब्सक्रिप्शन वगैरह पता ही है। अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट है इट इज ऑपरेटिंग बिल्स डिस्काउंटिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अर्पिता, ठीक है, पार्टिसिपेंट का। इट इज ऑपरेटिंग बिल्स डिस्काउंटिंग, इट इज ऑपरेटिंग बिल्स डिस्काउंटिंग, कॉमा बिल रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी, रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी। अब बिल्स डिस्काउंटिंग क्या होता है, बिल्स डिस्काउंटिंग क्या होता है, ये कौन बताएगा? अर्पिता। मैम, जो एक्चुअल बिल होता है उस पे जो भी रिबेट्स वगैरह या डिस्काउंट मिलता है उसको।
ये एक ऐसा ट्रेड फैसिलिटी है कि हम फ्यूचर डेट में इतना पे करेंगे, ठीक है। ये हम एक देते हैं उन लोगों को प्रोमिशनरी नोट के फॉर्म में। और ये क्या होता है, मान लीजिए जैसे एग्जांपल आप बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है, मैंने आपको दिया कि मैं आपको 3 महीने के बाद ये बिल आपको दे दूंगी या आपको पेमेंट कर दूंगी। अब आपको चाहिए लोन, तो आप मान लीजिए बैंक के पास गए, तो यही सेम चीज, यही जो बिल है आप उसको दे दिए, बैंक को दे दिए कि अब हमको आपको नहीं पे करना है, बैंक को पे करना है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है। वो पेपर ही ट्रांसफर हो जाएगा वहां पे। ये ट्रेड में ये फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। मंजी, आई बात समझ में? ये सब जो मीनिंग है ना, आप लोग ब्रैकेट वगैरह में लिख लिया करिए, और डिटेल में क्लास खत्म होने के बाद इसके ऊपर थोड़ा गूगल सर्च वगैरह किया करिए, थोड़ा नॉलेज और अब बढ़ेगा, ठीक है। अभी तो आपको ब्रीफ में जाना है, लेकिन मैम एक बार और बता दीजिए ना बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग मैंने बताया, जैसे अर्पिता बिजनेस करने वाली है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट मैंने उससे खरीदा या कुछ भी सर्विस वो हमको अगर दी, तो मैंने क्या किया, पेमेंट नहीं करके एक प्रोमिशनरी नोट हमने दे दिया कि ये जो इतना पेमेंट है मैं आपको 3 महीने के बाद पे करूंगी, ठीक है, मैं आपको 3 महीने के बाद पे करूंगी। अब अर्पिता को लोन लेना था बैंक से, ठीक है, तो वो क्या की, वो प्रोमिशनरी नोट ही उसको दे दी, मतलब बैंक को दे दी, ठीक है, कि अब पेमेंट अगर मैं करूंगी तो अर्पिता को नहीं करके वो बैंक को करना होगा मुझे, ठीक है। मतलब कैश से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, वो आपका बिल डिस्काउंटिंग से ही काम चल गया, ठीक है। मैं इसको पे नहीं करके बैंक को पे करूंगी। आई बात समझ में? बैंक से लोन लेकर के अर्पिता ने पे कर दिया, उसके बाद अब जो लोन है वो बैंक को पे कर, वो पे अगर मान लीजिए सेम अमाउंट है, वो पे मैं करूंगी, अब अर्पिता पे नहीं करेगी, ठीक है। अगर सेम अमाउंट है, मान लीजिए 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो 1 लाख का बिल डिस्काउंटिंग अगर मैं अर्पिता को दी, अब वो बिल उसको दे दी, मतलब बिल डिस्काउंटिंग अब बैंक को अगर दे दी,